तो देखो अब अपने डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास में हमने अभी तक सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिस्कस किया था। जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने, आई थिंक ये विजिबल है सभी को, सबसे पहले एक बार चेक कर लेता हूं मैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने दो केस डिस्कस किए थे। सबसे पहला था हमारे पास में क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी हमने डिस्कस किया था और दूसरी हमने थ्योरी डिस्कस की थी क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। यदि अपने क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों को, दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉन जो फॉलो कर रहे थे वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स फॉलो कर रहे थे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, क्लासिकल थ्योरी में। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे थे वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स फॉलो कर रहे थे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है बेसिकली किस वजह से दी गई, ताकि जो थर्मल, जो सॉलिड की कुछ और प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन कर सके। और इसके अलावा यदि अपने बात करें प्रैक्टिकली, हमें पता है जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है हमारे पास में। एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इस थ्योरी से जो कैलकुलेट किया गया, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है, यदि अपने इस थ्योरी की बात करें क्लासिकल थ्योरी की, तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास में, यदि 3 डायमेंशन में मूव कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, 3/2 kBt, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ ट्रांसलेट करेंगे, देर इज नो रोटेशनल मोशन, ओनली ट्रांसलेशन मोशन इन 3 डायमेंशन। जो हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो ये होगी। और हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है dE/dt। तो ये कितना होगा हमारे पास में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 3/2 kB। यदि n पार्टिकल है या Na पार्टिकल है तो ये Na आ जाएगा साथ में। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में, जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में Na है, ठीक है, तो Na kB को R भी लिख सकते हैं, 3/2 R। तो ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, जो क्लासिकल थ्योरी, जिसको मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन हमने यदि कंसीडर किया था, इलेक्ट्रॉनों को एज की, इलेक्ट्रॉनों को हमने कंसीडर किया था, जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो हमें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देखने को मिलता है वो ये मिलता है। और लैटिस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो थी हमारे पास में 3R। हाई टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे अपने बात करें, रूम टेम्परेचर पे लैटिस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये थी। तो हम कह सकते हैं कि जो लैटिस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो सी इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो जस्ट 1/2 है लैटिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ठीक है। 1/2 का मतलब जस्ट 50% है। ये हमें इस थ्योरी से देखने को मिला। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये जो हमें रिजल्ट मिले, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स मिले, उसमें ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 1/2 नहीं है, ठीक है, वो 50% नहीं है। यहाँ पे जैसे 50% बता रहा है, वो कह रहा है कि ये 50% नहीं है लैटिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ये सिर्फ 1% है लैटिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। लैटिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ओनली 1% है जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास में। एक सेकंड, विजिबल है ना सभी को? तो क्लासिकल जो थ्योरी है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें मिलती है वो 50% मिलती है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे पास में 1% ही है एक्सपेरिमेंटली। तो क्लासिकल थ्योरी है इस चीज को एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। इसी टाइप से यदि अपने बात करें अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमान थ्योरी, जो हमें पैरामैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी हमें देखने को मिलती है काई पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, 1/T हमें देखने को मिलती है, प्रोपोर्शनल टू 1/T पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यदि अपने फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें तो ये अपने मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड।
अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स यदि पार्टिकल को अपने क्लासिकल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन को यदि वो फॉलो करते हैं, तो हमें जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखने को मिलती है वो 1/T देखने को मिलती है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलती है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट देखने को मिलती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं मिलता। एक्सपेरिमेंटली जो काई है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये ना तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करती है क्लासिकल थ्योरी, ना ही ये पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन था। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से यहाँ पे जब भी अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या जब भी अपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे जब भी टेम्परेचर रेज करेंगे अपने, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जब भी टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे हमने यहाँ पे लेवल्स में, तो यहाँ पे हमारे पास में T=0 केल्विन पर एक अपर लेवल था जिसको फर्मी लेवल कह रहे थे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन है वो फर्मी लेवल से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई सभी के सभी इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से kBT कम है, वही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से kBT कम है, क्योंकि T टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, तो वही इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में तो इलेक्ट्रॉनों का जो रेशियो होगा, कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो जो रेशियो होगा वो हमारे पास में होगा kBT/EF। तो ये एक रेशियो है, इस रेशियो का हमें मल्टीप्लाई करना है जो भी हमें रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें क्या देखने को मिली, 3/2R ये देखने को मिली। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3/2R इंटू ये एक हमारे पास में ये एक रेशियो है जो एक नंबर होगा, कॉन्स्टेंट एक नंबर होगा, क्योंकि दोनों एनर्जी की यूनिट है, kBT/EF। ठीक है, ये हमारे पास में एक फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से पता लगता है जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ऐसे ही पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारे पास में वो 1/T है, तो इसको प्रोपोर्शनल टू 1/T इसको मल्टीप्लाई कर दो kBT/EF से, तो T से T कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो क्वांटम थ्योरी है वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको भी एक्सप्लेन करती है, और जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसको भी जो क्वांटम थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है। ये हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो जो नेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमारे पास में, नेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टोटल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस लैटिस। इलेक्ट्रॉनिक्स हमें पता है प्रोपोर्शनल लिख दो अल्फा टी, और जो लैटिस है हमारे पास में वो अल्फा बीटा टी क्यूब भी हो सकता है और कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। ठीक है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। ठीक है, यदि लो टेम्परेचर की बात करें, वेरी लो टेम्परेचर की बात करें, वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर नहीं, वेरी लो टेम्परेचर, लो नहीं वेरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारे पास में टी है वो डोमिनेंट करेगा, एक टी है एक टी क्यूब है, तो टी और टी क्यूब में टी क्यूब की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी, टी क्यूब की वैल्यू टी से बहुत ज़्यादा कम होगी, तो टी डोमिनेंट करेगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोपोर्शनल होगी टी के, वेरी लो टेम्परेचर पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर पर। यदि अपने बात करें नेक्स्ट इसमें ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें, यदि अपने
ऑर्डिनरी टेम्परेचर की ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे टी क्यूब की वैल्यू है वो टी से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी। नेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। यहाँ पे वेरी लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डोमिनेट करेगी, प्रोपोर्शनल टू टी होगी। नेट जो टोटल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाली डोमिनेट करेगी, ठीक है। और लैटिस की बात करें तो लैटिस जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हम कह सकते हैं डोमिनेट करेगी। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टी क्यूब होगी हमारे पास में। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टी क्यूब वाली डोमिनेट करेगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सीई, ठीक है, जो प्रोपोर्शनल टू टी है, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये वैलिड है फॉर्मूला फॉर ऑल टेम्परेचर, वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला वैलिड है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा टी के प्रोपोर्शनली होगी, चाहे लो टेम्परेचर की बात करो चाहे हाई टेम्परेचर की बात करो। लेकिन लैटिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लो टेम्परेचर पे बीटा टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है और हाई टेम्परेचर पे वो कॉन्स्टेंट है। इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डोमिनेट करेगी और हाई टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर की बात करें तो लैटिस जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डोमिनेट करेगी टी क्यूब वाली। लेकिन अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स को देखें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इंडिविजुअली देखें तो थ्रू आउट दी टेम्परेचर टी की वैल्यू कुछ भी हो, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में क्वांटम थ्योरी है, जो क्वांटम हमारे पास में क्या कह सकते हैं अपने क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, वो एक्सप्लेन करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को, इनको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाई थी। लेकिन क्वांटम जो थ्योरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, वो अभी भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। वो क्या था हमारे पास में, अभी भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमारे पास में जो डिफरेंस अपने जो डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग मटेरियल को, कंडक्टर कंडक्टर और बैड कंडक्टर, कुछ मटेरियल कंडक्टर होते हैं कुछ बैड कंडक्टर होते हैं, ये क्यों होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं क्यों होते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। फॉरबिडन गैप को नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। जो फॉरबिडन गैप आता है वो क्यों आता है, एक्सपेरिमेंटली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसको ये कुछ और भी चीज़ें थी जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये जो थ्योरी है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी काफ़ी सिंप्लीफाइड थ्योरी है। डायरेक्टली पोटेंशियल को जस्ट कांस्टेंट कंसीडर कर लिया हमने और इलेक्ट्रॉनों को हमने फ्री कर दिया, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल थ्योरी है। जस्ट कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास में ये कांस्टेंट पोटेंशियल है वी नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, पोटेंशियल का कोई इस पे इफेक्ट नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली जो इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव आयन के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। इस वजह से काफ़ी रिजल्ट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया था, बाकी रिजल्ट जो बैंड बनते हैं और जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास में जो नेक्स्ट है बैंड गैप थ्योरी, जो नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ये अपने डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो डिस्कस करते हैं जो हमारे पास में नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ठीक है। जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कि जो हमारे पास में कंडक्टर है उसमें वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, उसी टाइप से अपने बात करें
इंसुलेटर की बात करें, उसमें जो बैंड होता है उसमें एक फॉरबिडन गैप भी होता है। सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है बैंड थ्योरी से। तो बैंड थ्योरी को समझते हैं, और इसमें ऐसा क्या कंसिडर किया गया जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वगैरह में नहीं कंसिडर किया गया था, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो कंप्लीट टॉपिक करवा रहा हूँ मैं, ये कंप्लीट पुरी एंड बब्बर बुक से ही कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसकी ही मेरे पास में PDF है, पुरी एंड बब्बर, उसमें से ही ये टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ। उसमें लाइन टू लाइन दिया गया और बहुत अच्छे से इसमें लिखा गया है पुरी एंड बब्बर में, और बहुत इजी भी है, तुम्हें इजीली समझ में भी आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड की जरूरत क्यों पड़ी? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड की सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो काफी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कैसे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं, सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्वांटम जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी उसने एक्सप्लेन कर दिया था। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, लेकिन क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और भी काफ़ी क्वांटिटी इनको एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था भाई जो फॉरबिडन गैप मिलते हैं हमें, वो क्यों मिलते हैं। ठीक है, फॉरबिडन गैप के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और ये नहीं बता, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसने ये भी नहीं बताया था कि कुछ मटेरियल कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं, कुछ में कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, कुछ में कम होती है, कुछ सेमी कंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बैंड थ्योरी को, अब ये बैंड थ्योरी को डेवलप किया गया। और ये इजीली क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी? क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरी थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थ्योरी थी, और इसमें जो पोटेंशियल कंसीडर किया गया था वो कॉन्स्टेंट पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल कंसीडर किया गया था। जीरो पोटेंशियल कंसीडर किया गया था, इस वजह से ये इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक्चुअल में जो पोटेंशियल होगा आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो जीरो नहीं होगा यहाँ पे हमारे पास में। ठीक है, तो ये एक रीज़न था। तो बैंड थ्योरी में क्या किया गया, बैंड थ्योरी में क्या अप्रोक्सीमेशन लिया गया? देखो, बैंड थ्योरी में यदि अपने बैंड थ्योरी की बात करें, बैंड थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को तो वैसे ही कंसीडर किया गया, और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को वो फॉलो भी कर रहे थे। इस थ्योरी में पोटेंशियल को कंसीडर किया गया, और एक्चुअल जो पोटेंशियल था वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोटेंशियल है। इस थ्योरी में पोटेंशियल का कंसिडरेशन हुआ, और पोटेंशियल को कंसीडर किया गया क्योंकि लैटिस के अंदर बहुत सारे आयन हैं, और आयन के साथ में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में। तो यहाँ पे इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का आयन के साथ में इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन है, आयन का आयन के साथ में इंटरेक्शन है। तो जो पोटेंशियल, यदि अपने को एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को ट्रेस करना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है इसके मोशन को ट्रेस करना चाहते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इन सभी का क्या इंटरेक्शन है वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्या आयन भी मूव कर रहे हैं या उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा? हो सकता है किसी सॉलिड में आयन भी मूव कर रहे हो, सॉलिड वाइब्रेट कर रहा हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल पोटेंशियल देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे पोटेंशियल को भी थोड़ा सिंप्लीफाइड किया गया। एक्चुअल पोटेंशियल है वो कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअल पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पोटेंशियल को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया गया। कैसे सिंप्लीफाइड किया गया? आयन को यहाँ पे फिक्स कर दिया। आयन को, जो आयन थे हमारे पास में पॉजिटिव आयन, उनको फिक्स कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को कंसीडर किया गया, और इनका नेट रिजल्टेंट इंटरेक्शन कंसीडर किया गया, और सभी आयन का रिजल्टेंट इंटरेक्शन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या इंटरेक्शन होगा उसको यहाँ पे कंसीडर किया गया। और जो पोटेंशियल कंसीडर किया गया वो पीरियोडिक टाइप का पोटेंशियल कंसीडर किया गया। पीरियोडिक पोटेंशियल क्यों कंसीडर किया गया? क्योंकि जो आयन्स होंगे उनको फिक्स डिस्टेंस पे कंसीडर किया गया। जो आयन है
सॉलिड के अंदर वो फिक्स डिस्टेंस पे होंगे। जैसे हमारे पास में ये सॉलिड है, यदि वन डायमेंशन सॉलिड की बात करें तो आयन है वो फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, जैसे ये हमारे पास में है। तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी वो a होगी, जिसको अपने लैटिस पैरामीटर भी कह देते हैं। तो इन आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं। ये पॉजिटिव आयन है तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है वो ऑसिलेट कर सकता है। तो पॉजिटिव आयन के पास में इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव आयन से यदि अपने दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल करेगा। तो पॉजिटिव आयन के पास में बात करेंगे तो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, इस टाइप से इसको बना सकते हो तुम। एक सेकेंड, इसको आगे मैं अच्छे से बनाऊंगा, एक बार एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपल बना देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन है इससे भी रिपेल, इससे भी अट्रैक्ट होगा, इससे भी अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में इस टाइप से ये पोटेंशियल होगा, इस टाइप से एक पीरियोडिक पोटेंशियल होगा हमारे पास में। अब इसकी जो विड्थ है वो हर जगह सेम हम कंसीडर करेंगे, वो आगे अपने जब इसको करेंगे तब कंसीडर करेंगे। अभी मैंने रफ डायग्राम बनाया। बस कहने का मतलब है जो पोटेंशियल होगा वो पीरियोडिक टाइप का पोटेंशियल होगा। और ऐसा हमने क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा कोई भी केस नहीं किया है जिसको पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए हमने एनर्जी वगैरह फाइंड आउट की हो, या वेव फंक्शन को या श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया हो। ऐसा अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स में हमने कुछ भी नहीं कंसीडर किया। और ये जो पोटेंशियल है इसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट वैल्यू होगी, इस पोटेंशियल की वैल्यू फाइनाइट होगी, और कॉर्नर्स पे ये पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होगा। यदि अपने सॉलिड के कॉर्नर्स पे बात करें, जैसे ये कॉर्नर है सॉलिड का, तो यहाँ ये पोटेंशियल इनफाइनाइट चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसको क्रॉस नहीं कर सकता, फाइनाइट वैल्यू होगी। और कॉर्नर की बात करेंगे ये इनफाइनाइट चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है कैन नॉट क्रॉस सॉलिड। सॉलिड को जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस नहीं कर सकता, इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकता। तो कॉर्नर से पोटेंशियल थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ बनाएंगे प्रैक्टिकली, और यदि यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो इसका जो नेचर होगा पीरियोडिक नेचर होगा। पीरियोडिक नेचर होगा तो इसको कंसीडर करने से, अब इसको इस मतलब ये जो नेचर है पोटेंशियल का, इस टाइप को अपने वन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन भी इसको कह देते हैं अपने। इस अप्रोक्सीमेशन को, ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन कंसीडर किया है, इसको वन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन भी कह देते हैं। वन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। वन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है? वन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन का मतलब है जो एक इलेक्ट्रॉन है वो, इस दो टाइप के इंटरेक्शन है यहाँ पे। कौन कौन से? एक तो ये आयन से इंटरेक्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉनों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। तो आयन का जो रिजल्टेंट इंटरेक्शन है वो यहाँ पे लिया गया है, रिजल्टेंट इंटरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन हमने अलग से ले लिया, उस पे आयन का रिजल्टेंट इंटरेक्शन क्या है, और सभी इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो एवरेज रिपल्शन है, उस एवरेज रिपल्शन को कंसिडर किया गया। इसको अपने कहेंगे वन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। ये अप्रोक्सीमेशन हमने कंसिडर किया, और इस अप्रोक्सीमेशन के बेस पे जो हमने रिजल्ट निकाले वो आगे अपने डिस्कस करेंगे। क्रोनी-पेनी मॉडल भी इसको कह देते हैं, क्रोनी-पेनी ने इसको सॉल्व किया था मैथमेटिकली, क्रोनी-पेनी मॉडल भी इसको कह देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट, इस थ्योरी से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिले वो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस थ्योरी से सबसे पहले तो हमें देखने को ये मिला कि यहाँ पे एनर्जी बैंड्स हमें देखने को मिले। जब एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी बैंड्स देखने को मिले, और इसमें दोनों टाइप के बैंड है, अलाउड भी होंगे और फॉरबिडन भी होंगे। दोनों टाइप के बैंड्स हमें देखने को मिले। और नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिला, जो एनर्जी है उसका जो नेचर है वो पीरियोडिक नेचर देखने को मिला, पीरियोडिक नेचर। ये हमें यहाँ से इस थ्योरी से ये दो हमें रिजल्ट्स मिले, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। ठीक है, ये एक ओवरऑल एक ओवरव्यू दे दिया कंप्लीट इस थ्योरी का। इस थ्योरी में हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने कोई पोटेंशियल कंसिडर नहीं किया था, इस थ्योरी में बस हमने पोटेंशियल कंसिडर किया, और वो पोटेंशियल का जो नेचर था वो मैंने तुम्हें बता दिया। जो पोटेंशियल का नेचर है वो पीरियोडिक टाइप का नेचर है, पीरियोडिक नेचर है, और वन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पे कंसिडर किया गया।
और इससे हमें क्या रिजल्ट्स मिले। अब इसको हमें मैथमेटिकली थोड़ा सा डिस्कस करना है, जिसको क्रोनी पेनी मॉडल भी अपने। तो देखो अब अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास में है। हमने डिस्कस किया था बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में अपने डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने ये कहा था भाई जो पोटेंशियल है उसको पीरियोडिक पोटेंशियल कंसिडर करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन का अपने यूज करेंगे। यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन? यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के साथ में वो आयंस का, रिजल्टेंट आयन का होगा और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसका होगा। ठीक है, और तो हमें यहाँ से क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ये मैंने एक ओवरव्यू दिया था। जो हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे वो हमें एनर्जी बैंड्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड। उसके अलावा हमें जो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स की वो हमें पीरियोडिक नेचर में मिलेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अपने वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं और इस प्रॉब्लम को अपने कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी अपने डिस्कस करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन का अपना यूज करेंगे। देखो यदि पोटेंशियल हमारे पास में यदि जीरो पोटेंशियल है, जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कंसिडर किया था, यदि अपने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमारे पास में जो पोटेंशियल था वो कॉन्स्टेंट पोटेंशियल भी ले सकते हो या जीरो पोटेंशियल भी ले सकते हो, वी नॉट ले सकते हो या जीरो कंसिडर कर सकते हो, वेदर इट इज कॉन्स्टेंट और जीरो भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी हमारे पास में डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई बाय एच कट स्क्वायर माइनस वी नॉट साई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास में श्रोडिंगर इक्वेशन होगी जो क्वांटम मैकेनिक्स से अपने इजीली लिख सकते हैं। कैसे आती है इक्वेशन सभी को पता है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास में ये होगा, सम कांस्टेंट ए ई की पावर आयोटा के एक्स ले सकते हैं प्लस माइनस आयोटा के एक्स अपने इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए यहाँ पे जो वी नॉट है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी ले सकते हो या जीरो ले सकते हो, कांस्टेंट इसको के स्क्वायर पुट कर लो, ये जो क्वांटिटी है इसको अपने के स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास में हो जाएगी डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा हमारे पास में। ठीक है, जीरो पोटेंशियल या कॉन्स्टेंट पोटेंशियल के लिए हमारे पास में ये हमें देखने को मिले। लेकिन यदि हमारे पास में जो पोटेंशियल हो वो किस टाइप का पोटेंशियल हो, यदि हमारे पास में जो पोटेंशियल हो वो पीरियोडिक पोटेंशियल हो, लेट्स से हमारे पास में जो पोटेंशियल है वो पीरियोडिक पोटेंशियल है और वो वन डायमेंशन सॉलिड की बात करें, लेट्स से वी हैव पीरियोडिक पोटेंशियल, और इस केस में जो एनर्जी होगी वो डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो यहाँ से। एनर्जी की जो वैल्यू होगी के की वैल्यू से तुम बाउंड्री कंडीशन यूज करके, जैसे अपने क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं, बाउंड्री कंडीशन का यूज करके अपने के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो के है वो है √2m ई माइनस वी नॉट एच कट स्क्वायर, और के की जो बाउंड्री कंडीशन से के की लिमिट आ जाएगी तुम्हारे पास में प्लस माइनस पाई बाय एल या पाई बाय ए, कुछ ऐसी लिमिट आ जाएगी तुम्हारे पास में। जो वन डायमेंशन पोटेंशियल है, इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल है, उसका यूज करके तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ई माइनस वी नॉट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन लिख दो एन पाई बाई ए, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m ए स्क्वायर, ये हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी कॉन्स्टेंट पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो एनर्जी आ जाएगी यहाँ से वी नॉट प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m ए स्क्वायर। यदि वी नॉट जीरो है तो ओनली ये वाली टर्म रह जाएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m ए स्क्वायर। ठीक है, यदि वी जीरो नहीं है, कॉन्स्टेंट है, तो पूरी टर्म हो जाएगी। इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि जो पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंट पोटेंशियल है और वो पीरियोडिक नेचर का नहीं। यदि पोटेंशियल पीरियोडिक नेचर का हो, पीरियोडिक नेचर का मतलब इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल वी एक्स इक्वल टू वी एक्स प्लस ए हो, ये पीरियोडिक नेचर का पोटेंशियल होगा हमारे पास में, एक पीरियड के बाद में रिपीट होता है, जो पीरियड होगा वो हमारे पास में ए होगा। तो इस टाइप के पोटेंशियल के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर
2m e माइनस वी एक्स अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ये श्रोडिंगर इक्वेशन होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा साई इक्वल टू ई की पावर आई के एक्स, और यहाँ पे एक फंक्शन और आएगा हमारे पास में जिसको लिखेंगे यू के एक्स। यहाँ पे जो यू के एक्स होगा इसको ब्लोच फंक्शन भी अपने कह देते हैं, ठीक है। यदि पीरियोडिक टाइप का पोटेंशियल है तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो इस टाइप का होगा। इसके मल्टीप्लाई में एक और फंक्शन आ जाएगा जिसको अपने कहेंगे ब्लोच फंक्शन, और ये जो ब्लोच फंक्शन है ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका जो पीरियड होगा वो सेम, इसकी जो पीरियोडिसिटी होगी इस ब्लोच फंक्शन की वो सेम वैसी ही होगी जैसा हमारा लैटिस है उसकी पीरियोडिसिटी के इक्वल होगी। जैसा हमारा लैटिस पीरियोडिक है उसी टाइप का ये जो म्यू की एक्स है इसको अपने कहेंगे ब्लोच फंक्शन। इस ब्लोच फंक्शन का अपने यूज करके सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। और ये भी सेम नेचर होगा, इसका सेम नेचर होगा जैसा लैटिस का नेचर है। लैटिस भी पीरियोडिक है तो हमारे पास में ये जो ब्लोच फंक्शन होगा ये भी पीरियोडिक नेचर का होगा, ठीक है। और ये पीरियोडिक नेचर का होगा, इसका मतलब यू के एक्स इक्वल टू यू के एक्स प्लस ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास में जो वेव फंक्शन निकल के आएगा, यहाँ पे जो वेव फंक्शन निकल के आएगा ये वाला साई एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स, प्लस माइनस ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, यू के एक्स। यदि साई एक्स प्लस के करें अपने एक्स प्लस ए करें, वेव फंक्शन देखें यदि पीरियोडिक है या नहीं है। ब्लोच फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो नेचर है वो पीरियोडिक नेचर है। इसको ब्लोच थ्योरम भी अपने कह देते हैं। ब्लोच थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं, वो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है। साई एक्स प्लस ए करें तो ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस ए, और ये आ जाएगा यू के एक्स प्लस ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा के एक्स आयोटा के ए, यू के एक्स प्लस ए को यू के लिख सकते हैं, और इसको दोबारा मिला के अपने क्या लिख सकते हैं, तो साई एक्स प्लस ए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ई की पावर आयोटा के ए इंटू साई एक्स। ये हमारे पास में वेव फंक्शन में रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहां से यदि अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें, ये तो वेव फंक्शन है और वेव फंक्शन में चेंज हो रहा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें अपने यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है हमारे पास में, साई स्टार एक्स प्लस ए इंटू साई एक्स प्लस ए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें तो ये क्या आएगा, ई की पावर माइनस आयोटा के ए साई स्टार एक्स इंटू ई की पावर आयोटा के ए साई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा साई स्टार साई। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थ्रू आउट द लैटिस सेम रहने वाली है, ठीक है। हाँ, एक पर्टिकुलर रेंज में देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 से ए रेंज में देखेंगे तो यहाँ प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, लेकिन ए से 2a रेंज में देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी यहाँ जिस रेट से चेंज हो रही है वही रेट से यहाँ भी चेंज होगी। 2a से 3a में देखेंगे मतलब यहाँ जो नेचर है प्रोबेबिलिटी का वही सेम नेचर यहाँ होगा, वही सेम नेचर हमारे पास में यहाँ पे होगा, प्रोबेबिलिटी का जो नेचर होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास में थ्रू आउट द लैटिस सेम रहने वाली है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में रिजल्ट है। और यदि अपने 3 डायमेंशन की बात करें तो इस ब्लोच फंक्शन का अपने यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसका प्रूफ है कंप्लीट जो बुक में गिवन है, लेकिन हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसका कि ब्लोच फंक्शन से ही सॉल्यूशन कैसे निकल के आता है। ब्लोच थ्योरम का तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा कि वेव फंक्शन को ऐसा ही क्यों लिखा गया, जो हमने वेव फंक्शन लिखा है ना हमारा, ये ऐसा ही क्यों लिखा, और ये म्यू के एक्स ये जो ब्लोच फंक्शन है उसका मतलब वो पीरियोडिक नेचर है, कैसे वो पीरियोडिक नेचर है इसका कंप्लीट प्रूफ है। लेकिन वो CSIR नेट एग्जाम या गेट एग्जाम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फिर भी MSc वगैरह के लिए तुम कर रहे हो, सब्जेक्टिव एग्जाम देना है तुम्हें BSc में MSc में,
तो उसके लिए वो प्रूफ तुम कंप्लीट देख सकते हो, ब्लोच थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ गिवन है। ठीक है, एक 2 पेज का 2-3 पेज का प्रूफ है कंप्लीट, वो गिवन है, वो देख सकते हो। यदि अपने 3 डायमेंशन की बात करें, 3 डायमेंशन में जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इन 3D, 3 डायमेंशन में सॉल्यूशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में x की जगह साई के r से रिप्रेजेंट कर दो इसको, तो ये होगा हमारे पास में e की पावर आयोटा k डॉट r म्यू के r, ये हमारे पास में 3 डायमेंशन में इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखो अब नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं, अब एक अपने देखो एग्जैक्ट पोटेंशियल तो अपने कंसीडर नहीं कर सकते, जो पीरियोडिक पोटेंशियल है उसका एग्जैक्ट नेचर कंसीडर नहीं कर सकते। अब अपने एक पोटेंशियल को ये इस टाइप का, ये हमें पता लग गया कि जो सॉल्यूशन है पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो इस टाइप का होगा, और इसका जो प्रूफ है ये क्यों होगा, सॉल्यूशन ऐसा ही क्यों होगा कि जो नेचर है पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए, जो वेव फंक्शन का जो नेचर है वो ऐसा ही क्यों होगा, इसका कंप्लीट प्रूफ बुक में गिवन है और करने की जरूरत नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अपने बात करते हैं यदि अपने एग्जैक्ट कैलकुलेट करें, यदि हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है और एनर्जी का के साथ में रिलेशन कैलकुलेट करना है, और एनर्जी कैलकुलेट करके ही हमें पता लगेगा कि एनर्जी की जो फॉरबिडन बैंड मिल रहे हैं हमें, अलाउड बैंड मिल रहे हैं वो किस टाइप से हमें मिल रहे हैं, वो एनर्जी कैलकुलेट करके ही हमें पता लगेगा इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो देखो इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी होगी और एनर्जी से ही बैंड बनते हैं, जो लेवल्स बनते हैं उन लेवल का जो नेचर है वही डिसाइड करेगा कि फॉरबिडन बैंड होंगे या नहीं होंगे, इस टाइप से। तो उसके लिए हमारे पास में हम एक मॉडल कंसीडर किया गया, क्रोनी एंड पेनी ने एक मॉडल कंसीडर किया जिसको क्रोनिंग पेनी मॉडल भी कह देते हैं। तो क्रोनिंग पेनिंग मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पोटेंशियल को उन्होंने कंसीडर किया, ठीक है, पोटेंशियल के नेचर को उन्होंने कंसीडर किया, एक आइडियल पोटेंशियल कंसीडर किया, वो पीरियोडिक है लेकिन एक आइडियल पोटेंशियल कंसीडर किया उन्होंने, एग्जैक्ट वही पोटेंशियल नहीं कंसीडर किया जो एग्जैक्टली होता है सॉलिड के अंदर, वो नहीं कंसीडर कर सकते, उसको सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा टीडियस है, एक्चुअल पोटेंशियल को नहीं कंसीडर कर सकते। तो क्रोनिंग एंड पेनिंग ने क्या किया था, क्रोनिंग एंड पेनिंग ने एक मॉडल कंसीडर किया, एक पोटेंशियल को कंसीडर किया और उस पोटेंशियल को ब्लोच थ्योरम का यूज करके उस पोटेंशियल से श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके बाउंड्री कंडीशन का यूज करके एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश की, और जो एनर्जी निकल के आई वो उससे अच्छे खासे हमें रिजल्ट्स मिले, और वो सभी मतलब जो हमारे पास में सॉलिड है, कुछ सॉलिड कंडक्टर क्यों होते हैं, कुछ सॉलिड इंसुलेटर क्यों होते हैं, उसको इजीली वो एक्सप्लेन कर पाए थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहीं से कॉन्सेप्ट इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है नेट में, ठीक है, इफेक्टिव मास से, तो वो भी इसी में ही आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपने द क्रोनिंग पेनिंग मॉडल। एग्जैक्ट स्पेलिंग है क्रोनिंग पेनी मॉडल। अब क्रोनिंग पेनी मॉडल क्या है, इसमें जो पोटेंशियल है, जो पीरियोडिक पोटेंशियल है, उसको एक आइडियल पोटेंशियल है वो कंसीडर किया गया था। किस टाइप का पोटेंशियल कंसीडर किया गया था, जो पोटेंशियल है हमारे पास में उसको एक आइडियल पोटेंशियल कंसीडर किया गया था, बट ऑब्वियसली वो जो पोटेंशियल था वो पीरियोडिक नेचर का था। तो इस टाइप का कुछ पोटेंशियल था, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे पास में इस टाइप का पोटेंशियल कंसीडर किया गया था। एक सेकेंड, इस टाइप का पोटेंशियल था हमारे पास में, एक बार यहाँ बना देता हूँ मैं, इस टाइप का कुछ पोटेंशियल था, और लेट्स से ये अपनी ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 टू a, और ये हमारे पास में जो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल की हाइट है, ये पोटेंशियल की हाइट है, और यहाँ पे एम्प्टी पोटेंशियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, और ये a टू, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में, ये डिस्टेंस है a टू b, ये वाली डिस्टेंस, ये a है तो ये हम कह सकते हैं a प्लस b है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास में, ये वाली डिस्टेंस ये है माइनस b,
x इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस होगा, x इक्वल टू 0 से राइट साइड में आएंगे तो प्लस होगा। तो ये a डिस्टेंस है, ये b डिस्टेंस है टोटल, ठीक है। तो माइनस b क्यों लेंगे, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस है माइनस b, ये हमारे पास में a डिस्टेंस है, ये b डिस्टेंस है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी a प्लस b। ये हमारे पास में a डिस्टेंस है तो टोटल हो जाएगी यहाँ तक 2a प्लस b, और यहाँ तक हो जाएगी 2a प्लस b। तो इस टाइप का एक पोटेंशियल है वो कंसीडर किया गया था, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजिली रह सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है हमारे पास में। तो ये इस टाइप का एक पोटेंशियल है, ठीक है। और ये एक आइडियल टाइप का पोटेंशियल है। अब जो क्रोनिग एंड पेनी मॉडल कंसीडर किया गया था, इसमें जो पोटेंशियल था, इसमें जो विड्थ थी पोटेंशियल की, जो हाइट थी, ठीक है, ये पोटेंशियल की जो हाइट है उसकी विड्थ अलग ली गई, और जो पोटेंशियल की डेप्थ है उसकी विड्थ अलग ली गई, सेम नहीं ली गई। वो फाइनल रिजल्ट में सेम अपने कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे जो विड्थ है वो दोनों अलग कंसीडर की गई, एक आइडियल पोटेंशियल कंसीडर किया गया इस टाइप का। तो इस पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी गई, इसकी जो हाइट है लेट्स से वो वी नॉट है, ये भी वी नॉट है, ये भी वी नॉट पोटेंशियल है। ये किस वजह से आ रहा है, पॉजिटिव आयन की वजह से, ठीक है। ये पोटेंशियल है, इन्फिनाइट नहीं है, ये फाइनाइट पोटेंशियल है, फाइनाइट पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो क्या इसके लिए यदि श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें, कैसे लिखोगे श्रोडिंगर इक्वेशन? श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें, श्रोडिंगर इक्वेशन पहले तो है x इक्वल टू 0 टू a रीजन की बात करें, x इक्वल टू 0 से a रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो E है, h कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन होगी, श्रोडिंगर इक्वेशन होगी 0 से a रीजन में, ठीक है। यदि अपने बात करें इस रीजन में, माइनस बी से 0 ले सकते हो, या a टू a प्लस बी भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो रीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम बात करें हम x की जो लिमिट है वो माइनस बी से 0 हो, तो इस रीजन में जो हमारे पास में पोटेंशियल है वो वी नॉट है, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई माइनस वी नॉट एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों रीजन में हमने जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो वी नॉट की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो इस पोटेंशियल के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो ऑब्वियसली वी नॉट से कम है, वी नॉट ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में इस टर्म को अपने कंसिडर कर लेंगे अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे वी नॉट ज़्यादा है तो वी नॉट माइनस ई करना पड़ेगा इसको। तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, जो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यहाँ पे जो अल्फा है वो है 2m ई बाय एच कट स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारे पास में डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई इक्वल टू 0, और बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 2m वी नॉट माइनस ई करना पड़ेगा हमें। वी नॉट माइनस ई क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन एक बाहर निकालिए, क्योंकि वी नॉट की वैल्यू ई से ज़्यादा है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे वी नॉट माइनस ई करना पड़ेगा, इस वजह से हमने यहाँ पे वी नॉट माइनस ई किया। तो ये हमारे पास में दोनों श्रोडिंगर इक्वेशन आ चुकी है। इनका जो सॉल्यूशन होगा वो अपने क्या लेंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक पोटेंशियल है, तो सॉल्यूशन क्या लेंगे, साई एक्स जो अपने कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास में, इसका जो सॉल्यूशन होगा फर्स्ट इक्वेशन का वो हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा, और जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास में वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा e की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स यू के एक्स, और यहाँ पे जो यू के एक्स होगा वो ब्लोच फंक्शन होगा, और इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी a प्लस बी, ये पीरियोडिसिटी होगी a प्लस बी, इंटरवल के बाद में वो रिपीट हो रहा है, तो यू के
एक्स प्लस ए प्लस बी। तो ये सॉल्यूशन अपने यूज करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, यूज करके अपने ब्लॉच फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। काफी लेंथी प्रोसेस है, हमें उसको नहीं करना है, हमें उससे लेना देना नहीं है। कंप्लीट कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। हमें फाइनल रिजल्ट से मतलब, जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करके बाउंड्री कंडीशन को यूज करके, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास में, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, बाउंड्री कंडीशन का यूज करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी जो हमें एनर्जी की वैल्यू देगी, ठीक है। वो फाइनल इक्वेशन क्या होगी हमारे पास में, वो ये होगी बीटा स्क्वायर, एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2 बीटा अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा बी इंटू साइन अल्फा ए, साइन अल्फा ए प्लस कोस हाइपरबोलिक बीटा बी कोस अल्फा ए इक्वल टू कोस के ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारे पास में फाइनल सॉल्यूशन निकल के आएगा। बाउंड्री कंडीशन का हमने क्या किया, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन का अपने यूज करेंगे इस पोटेंशियल में, बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करेंगे। काफी लेंथी है, ठीक है। मैट्रिक्स वगैरह सॉल्व करनी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 इक्वेशन निकल के आएगी, अननोन कोफिशिएंट है काफी सारे। तो सॉल्व करके हमारे पास में जो फाइनल एक इक्वेशन निकल के आएगी, ये इक्वेशन निकल के आएगी। और ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपने लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 बीटा अल्फा, ये जो वैल्यू है हमारे पास में, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा अल्फा, बीटा की वैल्यू हमारे पास में है, ये रही बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हमारे पास में है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आएगा एम वी नोट अल्फा बीटा एच कट स्क्वायर। ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2 बीटा अल्फा एम वी नोट अल्फा बीटा एच कट स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में, ये क्या आ जाएगी हमारे पास में, एम वी नोट अल्फा बीटा एच कट स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस कोस हाइपरबोलिक बीटा बी कोस अल्फा ए इक्वल टू कोस के ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में अब क्या करना है हमें, यदि हम पोटेंशियल को कंसीडर करें, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन और लेंगे, यदि हम पोटेंशियल को कंसीडर करें कि इन्फिनिटिव पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल इन्फिनिटिव है और बी की वैल्यू हम कंसीडर करें 0 है, स्मॉल विड्थ है, यहाँ पे देख सकते हो इस इक्वेशन में, इस पोटेंशियल को तो हम हाई कर दें काफी और इस विड्थ को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर दें, तो ये एक तरीके से डेल्टा पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा। तो बहुत सारे हमारे पास में इस टाइप से डेल्टा पोटेंशियल हो जाएंगे। तो यदि डेल्टा पोटेंशियल का अप्रोक्सीमेशन लें, लेकिन यहाँ पे जो वी नोट इंटू बी है, वी नोट इंटू बी वाली जो क्वांटिटी है वो फाइनाइट क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे देखो जहां भी बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक बीटा बी है, वो क्या हो जाएगा, बीटा बी, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा हो जाता है, और कोस हाइपरबोलिक बीटा बी 1 हो जाएगा हमारे पास में। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये वाली जो इक्वेशन हो जाएगी एम वी नोट, अब एम वी नोट, और ये सिंप्लीफाइड हो जाएगी, और जो लास्ट इक्वेशन याद रखनी है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, अल्फा बीटा एच कट स्क्वायर जो काम की इक्वेशन है, एच कट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक, इसको बीटा बी लिख सकते हैं, बीटा बी इंटू साइन अल्फा ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं अपने, इसको साइन अल्फा ए लिख दिया, कोस हाइपरबोलिक ये 1 हो जाएगा, इसको लिख दिया कोस अल्फा ए
इक्वल टू कोस के ए लिख देंगे क्योंकि बी की वैल्यू हमने टेंस टू 0 कर दी। अब यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो एम वी नॉट बी और एच कट स्क्वायर, यदि अपने ये हमारे पास में साइन अल्फा ए, ठीक है, एक अल्फा नीचे है, एक ए से यदि नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ए से ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन आ गई प्लस कोस अल्फा ए इक्वल टू कोस के ए। तो ये जो टर्म है एम वी नॉट बी ए अपॉन एच कट स्क्वायर, इस टर्म को अपने पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, एम वी नॉट बी ए अपॉन एच कट स्क्वायर। अब ये जो P है वो किस पे डिपेंड करता है, वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, V नॉट और B पे डिपेंड करता है, V नॉट इंटू बी क्या है हमारे पास में, ऑब्वियसली ए भी है साथ में, लेकिन ऑब्वियसली हम कह सकते हैं पोटेंशियल पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे P साइन अल्फा ए बाय अल्फा प्लस कोस अल्फा ए कोस के ए। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आएगी और इस इक्वेशन का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो अल्फा ए है, ठीक है, यहाँ पे के ए है, यहाँ पे अल्फा ए है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा ए है और राइट हैंड साइड में के ए है, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करना है हमें। सोल्व अपने किस मेथड से करेंगे, ये एक ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या होती है वो मैंने तुम्हें बताया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स में, मैंने तुम्हें बताया जब अपने फाइनाइट पोटेंशियल केस डिस्कस किया था, डीप वेल पोटेंशियल केस डिस्कस किया था, वहां पे ट्रांसीडेंटल इक्वेशन के बारे में काफी बताया हुआ। ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे अपने इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो P की एक फिक्स वैल्यू ले लेंगे क्योंकि V नॉट फिक्स होगा, B फिक्स होगा, A फिक्स होगा, तो अपने क्या कर लेंगे यहाँ पे V नॉट की वैल्यू फिक्स होगी, B की वैल्यू फिक्स होगी, A की वैल्यू फिक्स होगी, तो P की कोई भी P की फिक्स वैल्यू के लिए अपने इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे और राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ मैं इसका ग्राफ। इसका जो ग्राफ देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का मिलेगा हमें देखने को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक सेंटर में लाइन आ गई,